गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने कठोर एवं मृदु अम्ल क्षार वाला जो चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसका नाम है संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगेंड बंधन, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। इसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक दे रखा है बीबीटी की लिमिटेशंस, उनको देखते हैं। बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कॉम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी को समझाने में समर्थ रही हैं। चुंबकीय गुणों की व्याख्या तथा उनकी ज्योमेट्री को काफ़ी हद तक इसने एक्सप्लेन किया है, किंतु इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं जो हमें देखनी है। जो फर्स्ट लिमिटेशंस हैं बीबीटी की, इसमें हमें बहुत सारे पूर्वानुमान करने पड़ते हैं, प्रोग्नोसिस करने पड़ते हैं। दूसरी जो लिमिटेशंस हैं वो हैं इसमें जो जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बने हैं उनकी कलर प्रॉपर्टी को यह बीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। और अगला जो पॉइंट है, बीबीटी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो कब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और कब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। धातु आयन आंतरिक कक्षक संकुल कब बनाएगा तथा बाह्य कक्षक संकुल कब बनाएगा, इसकी व्याख्या बीबीटी नहीं कर सकी। तीसरा पॉइंट, इसके द्वारा संकुलों के चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक क्वांटिटेटिव व्याख्या नहीं की जा सकती है। अगला पॉइंट, संकुल यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हेक्सा एक्वा कॉपर सेकंड की जो ज्योमेट्री होती हैं वो विकृत होती है, डिस्टॉर्ट होती हैं। इसकी भी व्याख्या बीबीटी नहीं कर सका। इसमें 6 जो सेंट्रल मेटल कॉपर हैं उनसे 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। इसमें 4 जल के अणु हैं, उनकी जो बॉन्ड डिस्टेंस होती हैं सेम होती हैं, जबकि शेष 2 जल के अणु की जो बॉन्ड डिस्टेंस होती हैं, बंद दूरी होती हैं, वो ज़्यादा होती हैं। इसकी व्याख्या भी बीबीटी नहीं कर पा रहा था। अगला पॉइंट है जो CO2+ तथा Cu2+ दोनों के संकुलों को समझाने के लिए इस सिद्धांत के अनुसार यहाँ एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में हाई एनर्जी लेवल में जाता है। जैसा कि यहाँ पर 2 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, उनको हम कंपाउंड दे रखे हैं, उनको हम समझते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है हेक्सा एमीन कोबाल्ट सेकंड, इसमें जो कोबाल्ट होता है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, कोबाल्ट है, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है कोबाल्ट का वो 27 होता है। इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और यहाँ पर जो कोबाल्ट है उसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके जो आउटर सेल होती है कोबाल्ट के, उसमें 3d7 और 4s2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर जो कोबाल्ट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा हुआ है, और आगे वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं इसमें, वो भी हमने लिख रखा है। यहाँ से जो कोबाल्ट है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होने से यहाँ हमने जो 4s में से जो कि आउटर सेल है इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं।
तो यहाँ से हमने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए हैं। तो जो अगला इसका CO2+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा ये बनता है। अब यहाँ पर जो लिगेंड जुड़ा हुआ सेंट्रल एटम से वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों की हम पेयरिंग करवा देते हैं, और पेयरिंग करवाने के बाद जो नया संकरण देखने को मिलता है वो इस तरह से होता है। अब यहाँ पर देखो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पर जो आंतरिक डी कक्षक है इधर वाले, है ना, ये आंतरिक डी कक्षक कहलाते हैं। अगर आउटर वाले डी ऑर्बिटल का यूज कर रहा है तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, और यहाँ का जो हाइब्रिडेशन बनता है D2sp3, 6 लिगेंड जुड़े होने की वजह से D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनता है। यहाँ जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था वो एक्साइटेड होकर जो 4d ऑर्बिटल है उसमें चला जाता है, ठीक। और इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय संरचना होती है। अगला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, टेट्रासाइनो क्यूप्रेट सेकंड। इसमें जो कॉपर है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं वही +2 होती हैं, और इसका जो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s1 होता है। ये हमने कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद एक यहाँ से और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया हमने, और ये नया Cu2+ का हमें ये ग्राउंड स्टेट देखने को मिल रही है। इसके बाद जैसे इनके पास लिगेंड आते हैं तो वो एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं उसको, और जो साइनाइड भी यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। इस वजह से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइटेड होकर इसमें 4p के अंदर चला जाता है, और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय संरचना देखने को मिलती है। अब इस आधार पर हम देखें तो इनके आधार पर दोनों संकुलों में समान अपचायी गुण होने चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इसकी व्याख्या VBT नहीं कर पा रहा था। अगला पॉइंट देखते हैं, Cu2+ और CO2+ जो कॉम्प्लेक्स हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा था। अब इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए इतनी एनर्जी कहाँ से मिलती है, इसकी व्याख्या भी VBT थ्योरी नहीं कर पा रही। भी हमने देखा था कि अभी 3D कक्षक से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर 4D कक्षक में जा रहा है, तो इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेकर आया, इसकी व्याख्या भी VBT नहीं कर पाता है। अगला पॉइंट है विद्युत उदासीनता का सिद्धांत। इसको समझते हैं कि भाई यहाँ पर जो कोबाल्ट हमने सेंट्रल एटम ले रखा है, और लिगेंड 6 लिगेंड इस कॉम्प्लेक्स के साथ में कंपाउंड के साथ में जुड़े हुए हैं, तो सेंट्रल एटम के साथ 6 लिगेंड जुड़े हुए। अब 6 लिगेंड जब इसको कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन देंगे जो कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसके ऊपर -6 नेगेटिव आवेश आता है, और कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से 2 खारिज हो जाते हैं, तो भी 4 नेगेटिव आवेश उपस्थित होता है। जबकि पोलिंग ने कहा कि कोई भी सेंट्रल मेटल है उसके अगर ऊपर नेगेटिव आवेश आ रहा है तो वो अनस्टेबल होता है, या फिर स्टेबल होने के लिए उस जो सेंट्रल मेटल है उसके ऊपर या तो 0 0 चार्ज हो या उसके निकटतम मान होना चाहिए। इस बात को भी VBT थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, ये भी इसकी कमी है। अगला पॉइंट देखते हैं, धातु पर आवेश की मात्रा बढ़ने पर ये पक्षबंध बैक बॉन्डिंग बनाती हैं,
तथा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण मेटल टू लिगेंड होता है, जो लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में मेटल अपना इलेक्ट्रॉन देता है। इससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं, क्रोमियम और कार्बन के मध्य पाई बंध का निर्माण करता है, जिसमें क्रोमियम तथा कार्बन के मध्य बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर CO के मध्य बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, घट जाता है। तो इसको समझने के लिए ये जो क्रोमियम है अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा है, जो ये मेटल है और ये लिगेंड है। लिगेंड का जो एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल होता है उसमें मेटल अपना इलेक्ट्रॉन देता है, इससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जो CO के बीच का जो बॉन्ड है वो देखो पहले 3 था, तो अब क्या हो गया 2 हो जाता है और बॉन्ड ऑर्डर घटता है, यानी कि मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो इंक्रीज होता है, जबकि CO के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डिक्रीज होता है। और इसको VBT इसकी व्याख्या रेजोनेंस के आधार पर करती है, लेकिन इसका स्थायी स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है, ये भी इसकी कमी है। अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर हम 2 एग्जाम्पल और ले रहे हैं, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके बारे में देख रहे हैं। यहाँ एग्जाम्पल है Ni निकल +2 और उसके साथ में अमोनिया के साथ में चतुष्फलकीय संकुल बना रहा है, जबकि साइनाइड के साथ में वर्ग समतलीय संकुल बनाता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। इसका हम स्पष्टीकरण देख रहे हैं। VBT के अकॉर्डिंग ये इसकी व्याख्या सही तरह से नहीं कर पाती हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो कि निकल सेंट्रल एटम है और इस कंपाउंड के अंदर भी निकल सेंट्रल एटम है, और लिगेंड यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना। निकल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 3D8 4s2 होता है, और इसका भी सेम ही रहेगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, जबकि इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। यहाँ पर ये देखते हैं कि इसका जो अपन ने डायरेक्टली लिखा हुआ है, ये निकल का +2 वाली एक्साइटेशन स्टेट है, और इसमें जो अमोनिया के साथ में निकल sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है, और यहाँ पर जो इसकी स्ट्रक्चर होती हैं वो टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय देखने को मिलती है। लेकिन इसमें इसकी साइनाइड के साथ में स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है DsP2 मिलता है। अब इसमें सारे सेंट्रल एटम निकल हैं, जबकि लिगेंड यहाँ पर जो कि 4 यहाँ पर है, 4 यही इस कंपाउंड में भी हैं, और यहाँ पर अमोनिया है, जबकि यहाँ पर साइनाइड है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पर +2 है, यहाँ पर भी +2 हैं। फिर भी ये अमोनिया के साथ में निकल चतुष्फलकीय संरचना बना रहा है, जबकि इसके साइनाइड के साथ में स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है। ऐसा क्यों है, इसकी व्याख्या VBT नहीं कर पा रहा था। अतः हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन 4 वाले जो कॉम्प्लेक्स हैं उनकी स्ट्रक्चर की व्याख्या VBT सही तरह से नहीं कर पा रही थी। यह भी इनकी VBT की लिमिटेशंस हैं, कमी है। लास्ट पॉइंट देखते हैं। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं उनकी गतिक डायनेमिक तथा ऊष्मागतिकीय स्थायित्व थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की मात्रात्मक क्वांटिटेटिव व्याख्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, ये भी इनकी कमी है। तो जो VBT की लिमिटेशंस हैं वो हमने यहाँ पर 10 लिमिटेशंस देखी हैं, और जो सेकंड चैप्टर है उसका जो फर्स्ट टॉपिक था VBT की लिमिटेशंस वो यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। आपको इसका जो आपको क्लासें मिल रही हैं उनका प्रॉपर वे में नोट्स बनाने हैं। आराम से इनको रोक के आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के नोट्स
बना सकते हो। ओके, और इसी तरह से हम अगली क्लास में नया टॉपिक लेंगे जिसका नाम है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वो किस तरह से बन रही है उसके बारे में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।